हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचआर टेक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो श्रम कानून में चेंजेस हुए हैं उनके बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी सिर्फ 3 न्यू लेबर कोड्स हैं, बाकी के सारे जो है उनको मर्ज करके और सिर्फ 3 लेबर कोड बनाए गए हैं, जिसमें 50 करोड़ वर्कर जो ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर के कवर्ड रहेंगे। तो आज उन्हीं हम लेबर कोड्स के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन से लेबर कोड्स को मर्ज करके ये 3 लेबर कोड बनाए गए हैं और क्या क्या है ये इनके अंदर और क्या क्या इनमें चेंजेस हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। आपको पता होगा, पहले जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 वो अलग था, डिस्प्यूट एक्ट 1947 वो अलग था और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अलग था। अब इन तीनों को मर्ज करके एक कंबाइन बना दिया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसके अंदर क्या कुछ नया आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम जो पहले 3 नए कानून ये आए हैं उनको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ये तीनों आपके जो एक्ट थे उनको कंबाइन करके एक एक्ट बना दिया है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे जो सेकंड श्रम कानून है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले फैक्ट्री एक्ट 1948 अलग था, ये वाला अलग कानून था। माइंस एक्ट 1951 अलग था, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलेशन एक्ट 1971 अलग था, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961 था। इस तरह से इन सब एक्ट को मिला के एक एक्ट बना दिया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। और इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एक नया बनाया है, जिसके अंदर पहले आप देखेंगे आपका पीएफ के लिए, ईएसआई के लिए, मैटरनिटी के लिए और आपका जो एम्प्लॉय कंपनसेशन के लिए था, ग्रेजुएटी के लिए था, अलग अलग एक्ट थे। अब ये सारे एक्ट सिर्फ इस एक्ट के अंडर आएंगे, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो अभी ये जो अलग अलग था आपका ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952, ईएसआईसी एक्ट 1948, आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ग्रेजुएट एक्ट, ये सब आपका इसी के अंडर में आएगा, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। अब देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ नया आया है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। तो इसमें सबसे बड़ा जो चेंज आया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक तो वर्कर की जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका वेजेज, जिस भी वर्कर या एम्प्लॉय का वेजेज 18,000 से कम है उसको वर्कर की कैटेगरी में रखा गया है। सेकंड जो मेन है उसमें है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लाया गया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक टाइम पीरियड के लिए आप बंदों को हायर करेंगे, उसके बाद जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा या जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, आप उन बंदों को निकाल सकते हैं। उसमें आपको कोई भी कंपनसेशन, जो आप कोई भी बंदा निकालते हैं तो उसको जैसे हम देते हैं कि एडवांस सैलरी 1 मंथ का या जो भी, वो कुछ भी नहीं देना है आपको। जब ज्वाइन करना है बंदे को उसी टाइम आपको बता देना है आपको इतने टाइम के लिए हायर किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाए, उसके बाद उनको आप निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय अगर अपनी कंपनी के खिलाफ अगर केस करना चाहता है, वो डिस्प्यूट कोई रेज करना चाहता है, तो उसका टाइम लिमिट 2 साल तक है, जो कि पहले 3 साल तक था। मीन्स अगर आज आपका कंपनी के साथ कुछ अनबन हुआ है, कंपनी ने आपको निकाल दिया, तो आप पहले 3 साल तक उस केस को कर सकते थे। अब आपको विद इन 2 ईयर में वो केस आपको करना होगा। और इसी तरह से अगर कोई ट्रेड यूनियन अगर वो स्ट्राइक करना चाहते हैं तो उनको 14 डेज एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे। और सबसे मेन जो इसमें है, जिसका मतलब काफ़ी विरोध हो रहा है और जो अच्छा भी नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं है, कि जिस भी कंपनी में 300 या 300 से ज़्यादा है, सॉरी 300 या 300 से कम मैन पावर है, वो कंपनी कभी भी बंदों को निकाल सकती है, छटनी कर सकती है, वो कंपनी बंद हो सकती है बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के। जो कि ये पहले 100 एम्प्लॉय वाली कंपनीज के लिए था, अभी ये 300 एम्प्लॉयज वाली कंपनी के लिए भी कर दिया गया है। और जो आपको पता होगा, ग्रीवेंस रेडल्स कमेटी होती हैं हर कंपनी में, जो शिकायत आपका सुनती हैं आपका। तो पहले उसमें जो मेंबर थे वो 6 रहते थे, अभी उनको 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। तो इस जो कमेटी में बंदे रहेंगे अब वो 10 रहेंगे, पहले वो 6 थे। इसके अलावा जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की जो हमने बात की पहले, उसमें क्या रहेगा, फिक्स टर्म एम्प्लॉय में जो भी बेनिफिट्स आप एक रेगुलर एम्प्लॉय को देते हैं, पीएफ, ईएसआई, बोनस, सैलरी, वो सब सेम मिलेगी फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है। इसी तरह से एम्प्लॉय वुड बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुएटी। यहाँ पे देखिए ये मेन है, जो एम्प्लॉय है आपने एक फिक्स टर्म के लिए अगर उसको हायर किया है, अगर आपने 1 साल के लिए उसको हायर किया है, 2 साल के लिए उसको हायर किया है, तो जैसे ही उसका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो वो ग्रेजुएटी के लिए एप्लीकेबल है, मीन्स उसको ग्रेजुएटी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सैलरी को भी अब की बार थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। सैलरी में क्या है, जो मेन कंपोनेंट है,
जिसका हम बात करें कि सब सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, बेसिक सैलरी, ऑल रिम्बर्समेंट, सभी प्रकार का रिम्बर्समेंट, सभी प्रकार के अलाउंसेस और सभी प्रकार के बेनिफिट्स। और इसमें हम कुछ स्पेसिफिक जो पार्ट्स हैं जिनको एक्सक्लूड कर सकते हैं, मीन्स जैसे पहले आपको पता होगा जो सैलरी के कुछ पार्ट्स हैं जिन पे पीएफ नहीं कटता है या जिसको हम ग्रोस का पार्ट नहीं दिखाते हैं ताकि उस पर ईएसआई ना कटे। इसी तरह से इसमें अब की बार स्पेसिफिक बता दिया है कि बोनस जो है आप उसको इस पार्ट से अलग कर सकते हैं, कन्वेंस अलाउंस आप इससे अलग कर सकते हैं, एचआरए अलग कर सकते हैं, ओवर टाइम अलग कर सकते हैं, हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल, इस तरह की जो ये कंपोनेंट है आप इसको जो बेसिक जो सैलरी जिसे हम बोलते हैं उससे आप अलग कर सकते हैं। और थर्ड देखिए इसमें एक कंडीशन भी दिया है कि आप जो है ये जो कंपोनेंट है एक्सक्लूड करने वाले इनको 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते। मीन्स अगर किसी बंदे का सैलरी 20,000 रुपये है तो आप 20,000 में से ये नहीं है कि 10,000 आप उनका जो एक्सक्लूड कर दें और 10,000 आप उनका जिसपे पीएफ वगैरह सब डिडक्ट करते हैं वो वाले आप उसको रखें, ऐसा नहीं है। आपको 50% या 50% से कम ही रखना है। ये वाले जो पार्ट्स हैं बोनस पेएबल, कन्वेंस, एचआरए, ये सब आपको 50% से कम रखना है। दूसरा यहाँ पे देखिए अगर कोई कंपनी वर्कर को निकाल देती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी पूरी तरह से ना होती है तो उस केस में कंपनी को उस वर्कर को सैलरी देनी पड़ेगी 50% फर्स्ट के 3 महीने तक, यानी कि 3 महीने तक कंपनी उसको 50% सैलरी देगी अगर वो उसको बिना बताए पूरी इंक्वायरी किए निकाल देती है, और उसके बाद 75% उसको मिलेगा। यानी कि पहले 3 महीने तक 50%, उसके बाद 75% पे करेगी कंपनी। अब दूसरा जो कोड है उसके बारे में हम बात करते हैं, द सोशल सिक्योरिटी कोड, जिसमें आपका पीएफ, ईएसआई, मैटरनिटी, ग्रेजुइटी सब आता है। उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें क्या क्या कुछ नया आया है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो वर्कर की दो न्यू कैटेगरी आई है जिसको हम बोलते हैं गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर। मीन्स ये क्या है, सिंपली गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सिंपली क्या है, जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर होते हैं, जैसे कि मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं कंपनी में काम करता हूँ, इसके अलावा जो थर्ड पार्टी जिसको हम हायर करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, तो उस तरह के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर बोला गया है। डेफिनेशन ऑफ वेज रिवाइज हुई है, सेम वही है, जो कंपोनेंट है सारे उसमें ऐड किए गए हैं, बेसिक सैलरी, सभी रिम्बर्समेंट, अलाउंसेज और बेनिफिट्स। उसमें एक्सक्लूशन दिया गया है कि आप बोनस उसमें ऐड नहीं कर सकते, कन्वेंस उसमें ऐड नहीं कर सकते, एचआरए नहीं कर सकते, ओवर टाइम आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो ये सब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए पहले जो एचआरए था वो मिनिमम वेज का पार्ट था, यानी कि अगर किसी स्टेट का मिनिमम वेज 10,000 रुपये है तो आप बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए ऐसे करके देते थे। तो उसमें क्या था, आपका जो पीएफ कटता था वो मिनिमम वेज पे कटता था। अब अगर एचआरए को उससे एक्सक्लूड कर देंगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पीएफ कंट्रीब्यूशन पे पड़ेगा, मींस एचआरए पे पीएफ नहीं कटेगा। नेक्स्ट देखिए पीएफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आधार बेस्ड जो रजिस्ट्रेशन था वो मैंडेटरी है। पहले आसाम और मेघालय यहाँ के हम विदाउट आधार जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, अभी आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। जो पीएफ का जो रूल है वो 20 या 20 से ज़्यादा जिस भी कंपनी में वर्कर है उन पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कंपनी कवर करे अपने आप को या ना करे, वो बाय डिफॉल्ट 20 से ज़्यादा बंदे होते ही कवर्ड हो जाएगी। उसके बाद देखिए आप, सिस्टम हैज बीन डिजाइन फॉर कवरिंग द कैटेगरी ऑफ, इसमें क्या है पीएफ का जो है अब सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर होते हैं या फिर अदर जो कैटेगरी हैं सबको पीएफ की उसमें कवर किया गया है। अगर देखिए पहले कोई कंपनी अगर पीएफ सबमिट नहीं करती थी और बंदे की सैलरी से डिडक्ट कर रही थी तो उस केस में 10,000 रुपये जुर्माना लगता था फर्स्ट टाइम में, लेकिन अब उस जुर्माने की रकम को बढ़ा के 1,00,000 रुपये कर दिया है। अगर कोई कंपनी आपका पीएफ काट रही है लेकिन जमा नहीं कर रही है तो उस कंपनी पे अब 1,00,000 रुपये जुर्माना लगेगा, पहले 10,000 रुपये जुर्माना लगता था। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू जमा नहीं करती है एक 2 या 3 बार बोलने के बाद भी, तो उस केस में क्या होगा, 2 से 5 साल की जेल हो सकती है जो कंपनी का मालिक है उसको, और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना पे करना पड़ेगा। ईएसआई में क्या क्या चेंजेज हुए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ईएसआई में भी चेंजेज हुए हैं। जैसे पहले जो ईएसआईसी थी आपको पता होगा 21,000 तक लिमिट होती है और जिसमें 20 से ज़्यादा वर्कर होते हैं वो कवर्ड हो जाती है। उसके अलावा देखिए अगर आपकी कंपनी में 20 से कम वर्कर हैं या फिर आपकी कंपनी में वो वर्कर है ही नहीं जो ईएसआईसी के अंडर कवर्ड है, उसके बावजूद भी अगर कंपनी चाहती है और उस कंपनी के वर्कर चाहते हैं तो वो ईएसआईसी का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि ईएसआईसी का जो स्कीम है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके अलावा जो ईएसआईसी है वो पूरे 740 डिस्ट्रिक्ट जो हैं अपने इंडिया में, सारे डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल है। उसके अलावा देखिए प्लांटेशन वर्कर्स विल आल्सो फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ ईएसआईसी, मींस जो पेड़ पौधे लगाने वाले वर्कर हैं उनको भी ईएसआईसी के अंडर कवर किया गया है।
और सबसे मेन और सबसे अच्छा, अगर देखिए अगर कोई कंपनी किसी बंदे का ईएसआईसी जमा नहीं करवाती है तो उस केस में क्या है, बंदा जो है ईएसआईसी का बेनिफिट ले सकता है, और जो बंदा ईएसआईसी का बेनिफिट लेता है उसके एवरेज में ईएसआईसी उसका रिकवर करती है उसकी कंपनी से विद इंटरेस्ट और डैमेजेस के साथ। तो अगर अब देखिए अगर आपका कंट्रीब्यूशन ईएसआई में जमा नहीं होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। ईएसआईसी डायरेक्ट आप कंपनी से पूरा रिकवर करेगी सूद समेत। उसके बाद ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी क्या था, पहले सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलती थी, अब जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हैं उनको भी ग्रेजुएटी का बेनिफिट मिलेगा। जर्नलिस्ट लोगों के लिए जैसे सबके लिए 5 ईयर का कंप्लीशन जरूरी था, अभी उनके लिए 3 ईयर्स का कर दिया गया है। मैटरनिटी बेनिफिट में भी चेंजेस हुए हैं। पहले मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर जो बोनस मिलता था आपका डिलीवरी से पहले और बाद का 3500 रुपये, उसके बाद जो मैक्सिमम लिमिट थी उसकी 20,000 रुपये थी, जिसको अब हटा दिया गया है। कंपनी कितने भी लिमिट का जो है बोनस पे कर सकती है, ये नहीं है कि 20,000 से ज़्यादा पे नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चेंजेस थे जो इन नए जो श्रम कानून है इनमें आए हैं, काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी अमेंडमेंट हुआ है। पहले जो 44 थे उनको पूरा कंपोजिट करके और सिर्फ 3 श्रम कानून बनाए हैं, और जिनके अंदर जो जो चेंजेज हुए हैं हाईलाइटेड जो था मैंने आपको बताया है। इसके अलावा इसमें काफ़ी कुछ है, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। जो मेन मेन थे वो मैंने आपको बताया है जो एज पर माई नॉलेज। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।